लघु कथा और पत्रकारिता के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी प्रकाशित कृतियों में महक से ऊपर, मस्त राम जिंदाबाद, माँ और मिट्टी, एक संवाददाता की डायरी, जादूगरनी, शो विंडो की गुड़िया, इतनी सी बात और दरवाज़ा कौन खोलेगा शामिल हैं। आपने देश के चर्चित लेखकों, साहित्यकारों से साक्षात्कार भी किए हैं, जिसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। पंजाबी, उर्दू, गुजराती, अंग्रेज़ी, डोगरी, बांग्ला और मलयालम आदि भाषाओं में आपकी रचनाओं का अनुवाद किया जा चुका है। नमस्ते भारत साहित्य व पत्रकारिता में आपके योगदान की सराहना करते हुए आपके सुखद रचनात्मक भविष्य की कामना करता है। तो ये था श्री कमलेश भारती जी का छोटा सा परिचय जिसमें उनके जो तमाम साहित्यिक कर्म हैं, पत्रकारिता है, जो पुरस्कार हैं, सम्मान है, उन पे थोड़ी सी रोशनी डालने की एक छोटी सी कोशिश नमस्ते भारत ने की। तो नमस्ते कमलेश भारती जी, नमस्ते भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है जी। सर, सबसे पहले जैसा कि परंपरा है, बातचीत की शुरुआत में ही सबसे पहले दर्शक और श्रोता यही जानना चाहते हैं कि आखिर एक लेखक के लेखकीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो हम भी आपसे यही जानना चाहते हैं कि लेखन से आप कैसे जुड़े। पढ़ते हुए जैसे मालूम हुआ कि बहुत छोटी उम्र से, 17 वर्ष की उम्र से ही आप लेखन से जुड़े और तब से निरंतर पिछले लगभग 5 दशकों से भी अधिक समय से लेखन कर रहे हैं। तो आपकी लेखकीय यात्रा की शुरुआत किस तरह हुई? लेखकीय यात्रा की शुरुआत मेरे पिता के निधन के बाद शुरू हुई। मैं मात्र 13 वर्ष का था और मेरे पिता का निधन हो गया। घर में सबसे बड़ा था। हम 4 भाई बहन हैं। अब बहन तो नहीं रही, हम 3 भाई हैं और माँ थी। हमारे पिताजी के कोई भाई नहीं थे, यानी सब कुछ मुझे ही संभालना था। तो जो पगड़ी जिसको जिम्मेवारी कहते हैं वो मेरे सिर पर बंधी थी। पर जब उनका निधन हुआ तो मेरी दादी की 5 बहनें थी जो अलग अलग जगह रहती थी। वे भी आई, बड़ा कुनबा, बड़ा परिवार। दिन भर तो रोती, जैसे रुदाली फिल्म वाली बात, तो रुदाली रहती। तो उन दिनों घरों में आपको पता खाना नहीं पकता था पुराने जमाने में, वो आस पड़ोस वाले ही देखा जाते थे। तो जब वो दोपहर को या रात को खाना आता, वो रसोई में जाकर अच्छे से अच्छा खाना ढूंढ के खाती और रात को बैठती सारी इकट्ठी होकर और एक दूसरे पर हंसती कि तुम्हें रोना नहीं आता, इसे रोना नहीं आता, और मैं इसको कूनी मार कर बताया, ऐसे रोते हैं, ऐसे पोज बनाते। मैं बड़ा हैरान कि ये जो 2 चेहरे हैं, कमाल है। सुबह आप रो रहे हो, रात को आप हंस खेल रहे हो, तो मेरे पिता के लिए कौन रो रहा है? वो नहीं रो रहा है। वहां से विचार शुरू हुए। फिर मेरे दोस्त थे अमृत सागर, उनका भी निधन हो गया। तो उनकी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा उदास ना हो, किताबें पढ़ा करो। तो वही बात बच्चों की, किताबें तो मैं पढ़ता हूँ, कहते नहीं स्कूल की नहीं, इससे अलावा साहित्य की। तो मैं तो बच्चा था, छोटा सा कस्बा था। उनके मतलब उस मेरे दोस्त के पिता वहां शॉप इंस्पेक्टर थे, अफसर थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो किताबें हम देंगे आपको, आप पढ़ा करो, हमारे पास बहुत किताबें। वो मुझे किताबें देने लगे। मुझे एक उपन्यास का नाम आज तक याद है, पेरिस का कुबड़ा। वो किसका था ये तो याद नहीं, लेकिन वो उपन्यास भी बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने मुझे साहित्य की ओर मोड़ा। इसके साथ क्या हुआ कि वहां 2 दुकानें थी जिन पर जासूसी उपन्यास ही मिलते थे किराए पर। तो 4 आने एक का किराया था, 1 रुपया मैं देता और 4 नॉवल ले आता। रात भर के अंदर अंदर मैं 4 उपन्यास जासूसी पढ़ देता। कुछ गुलशन नंदा के भी थे। इस तरह दोनों दुकानें 1 साल में, वहां मेरे लिए कोई किताब ही नहीं बची।
उन्होंने कहा जी अब आपके लिए कोई किताब नहीं है, आपने सारी पढ़ डाली, कमाल हो गया, अच्छा तो कोई आता ही। वहां से मुझे लगा कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं खुद ही लिख लेता हूँ। तो मैंने, आप हैरान होंगी, सबसे पहले जो कहानी लिखी वह जासूसी ही थी। उसका नाम मुझे याद है, श्रवण कुमार या आगे बस। एक बेटा है, उसके लिए जासूसी उपन्यासों की तरह हत्यारा साबित होता है। शुक्र है वो कहानी कहीं नहीं छपी, इस तरह मैं उस तरफ नहीं मुड़ा। तो फिर हमारे किराएदार रहते थे, वे आईटीआई में काम करते थे। तो उन्होंने जब देखा जासूसी उपन्यास पढ़ रहे, ये साहित्य होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ साहित्य क्या होता है, चलो मेरे साथ। रेलवे स्टेशन पर जहां पर सारिका आती थी और पत्रिकाएं आती, वो वहां मुझे लेकर गए। उन्होंने एक सारिका का अंक मुझे खरीद कर दिया और कहा इसको पढ़ो। फिर म्यूनिसिपैलिटी की जो लाइब्रेरी थी वहां मुझे लेकर गए, सदस्य बनाया और वहां का अच्छे उपन्यास इशू करो। तो वहां मैंने ईश्वर राज रेणु को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा। पता इस तरह से उस समय कादम्बरी में 5 बेस्ट उपन्यास देश भर से चुने गए थे, वो 5 मैंने वहां पढ़े। तो ये मेरी लेखन की शुरुआत थी। मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ, तो मैंने 17 वर्ष के बाद लिखना शुरू कर दिया। 4 साल मेरा मन पकता रहा, ये। जी, बहुत मैं खासकर आपकी 2 बातें जो लेखक की यात्रा की हैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए कि देखें किस तरह से पढ़ने की ललक ने, पढ़ने को लेकर जो भूख थी उसने एक पाठक को एक लेखक में परिवर्तित कर दिया और इससे खूबसूरत संयोग साहित्य के लिए और क्या होगा। इसीलिए अक्सर हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, एक सलाह भी देते हैं युवा पीढ़ी को कि पढ़ना खूब चाहिए, लिखने से पहले खूब पढ़ना चाहिए। एक लेखक के तौर पर आपकी वो तैयारी हो जाती है और आपको बहुत मांझता है। दूसरी बात जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि उदास न हो, किताबें पढ़ो, साहित्य पढ़ो। तो ये देखें आपके आज से 50 साल पहले भी और आज भी स्थितियाँ बदली नहीं हैं। कोरोना के समय में भी साहित्य ने और लेखन में कितने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को आश्रय दिया है और कहते हैं कि एक इंसान का जो सुख है और दुःख है, साहित्य उसे विस्तृत कर देता है, उस संवेदना को विस्तृत कर देता है। तो ये 2 बातें मुझे बहुत अच्छी आपसे जानने के लिए मिली। कमलेश जी, पत्रकारिता से कैसे जुड़ना हुआ? ये और भी रोचक है। मैं सन 1973 में हिंदी अध्यापक लग गया। जी। हमारे शहर का स्कूल था, तो वहां जब लगा तो मेरे मुख्य अध्यापक ने कहा जी जैसे नई बहू आती है और घर वाले सोचते इसका पाँव कैसा पड़ा होगा, आप हमारे नए अध्यापक आए हो, देखते हैं आपका पाँव स्कूल के लिए कैसा पड़ता है। उस वर्ष हमारे स्कूल का जो छात्र था मैट्रिक में पंजाब भर में प्रथम आ गया। वो बड़े खुश हुए, कहते यार इसका पाँव बहुत अच्छा पड़ा है। उनको ये पता था कि ये जालंधर जाता है और अखबारों में अपनी रचनाएं देता है। उस समय कोई पीआरओ वाला काम नहीं होता था। उन्होंने मेरे जिम्मे वह ड्यूटी लगा दी, उस छात्र के फोटोज लेकर मुझे दिए कि अब ये इनको आप जालंधर के अखबारों में प्रकाशित करवा के आओ। मैं चला गया। वहां एक उर्दू का सांध्य दैनिक भी निकलता था, मेहनत। हिंदी वालों को तो दे दिया मैंने, जैसा मुझे लिखना आया, पहला समाचार मुझे नहीं पता था मैं क्या लिख रहा हूँ, पर लिख दिया। तो उर्दू का जो मेहनत अखबार था वो भी रास्ते में पंजाब केसरी के पढ़ता था, तो मैं वहां भी चला गया। वहां जो संपादक थे वो हमारे परिचित थे। नवा शहर में उनकी 2 बहनों की शादी हुई थी और उनके बच्चे मेरी उम्र के थे, वो भी मामा जी कहते थे, मैं भी मामा जी कहता था। तो सत्यानारायण शाकिर बंसली बड़े अच्छे शायर भी थे उर्दू के। तो मैंने उनको वह फोटो और खबर दे दी। अब देकर जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझे फिर पलट कर आवाज लगाई, भारती बात सुन बेटे, बात सुन। कहा जी बताइए। कहते यार ऐसा किया करे, तुम और भी ऐसे समाचार मुझे भेज दिया कर। मैंने कहा मैं कोई संवाददाता थोड़े हूँ और मुझे उर्दू भी नहीं आती। कहते कोई बात नहीं, तुम हिंदी में रोज एक लिफाफा पोस्ट कर दिया करो लिखकर खबरों का, हम अपने आप उर्दू कर लेंगे। तो आप हैरान होंगी, शाम को वहां 150 प्रतियां आती थी और मेरी रोज खबरें छपती थी। लोग चर्चा भी करते थे, मैं पढ़ नहीं सकता था, उर्दू मुझे आती थी। एक तो ये।
दूसरा और मजेदार हुआ कि फिलौर से हमारे पास ही, जहाँ से वो ओम जय जगदीश हरे लिखी गई, श्रद्धा फिलौरी जी का शहर, बिल्कुल आज उनके चौक से मैं गुजर कर आया और फोटो खींचनी भूल गया कि उनकी फोटो खींचता, पिछले साल खींची थी, हर साल खींच लेता। चलो, तो वहां से भी एक सर्वोदय नेता थे, वो अखबार निकालते थे पंजाबी का, सर्वोदय संसार। वो भी नवांशहर आए, हमारे पालिका प्रधान से मिले और पूछा कि कोई पत्रकार दे दो यार, यहाँ के समाचार दीजिए। उनका एक ही लड़का है, यंग ही थे, 22-23 साल के, 21 साल के, कमलेश भारती, वही समाचार देता है, वो दे देगा। वो मेरे घर आए, मैं घर नहीं था, कोई बात नहीं, वो मैसेज छोड़ गए। तो मैं 40 किलोमीटर दूर है फिलौर, मैं साइकिल पहुंच चलाता था, मैं साइकिल पर ही अगले रविवार चला गया। तो वहां संयोग ऐसा कि वो नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी थी। उन्होंने कहा कैसे आए हैं पाजी, पंजाबी में यही बोलते पाजी। मैं कहा ऐसे आया था, आपके पिताजी का संदेश था, मैं कर दूंगा काम, पर मुझे पंजाबी भी उतनी नहीं आती। कहते कोई बात नहीं, आप उसी तरह एक कार्बन कॉपी तैयार करना, एक उर्दू में वहां भेज देना, उनके लिए मेहनत, एक हमें भेज दो, हम भी पंजाबी अनुवाद कर लेंगे। तो मैं इस तरह से पत्रकारिता में बिल्कुल, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटली, वो था ना एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटली पत्रकार। दो ऐसी जगह उर्दू और पंजाबी में खबरें छपती रही, जिनको मैं नहीं पढ़ पाता था। पंजाबी पढ़ लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मतलब उस तरह से रफ्तार से नहीं। ये मेरा रोचक एक सिलसिला था। फिर वही सत्यानंद बंसल शाकिर जी सन 1978 में जब दैनिक ट्यून शुरू हुआ 15 अगस्त को, वे वहां समाचार संपादक लग गए। तो उनको ध्यान आया नवांशहर में एक लड़का है, वो कमलेश भारती, इसको वहां से मैं पत्रकार बनाऊंगा। उन्होंने बुलाया, तो मैंने फिर भी कहा कि मैं तो अच्छा भला पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हो गया हूँ, हिंदी का अध्यापक हो, प्राध्यापक हो गया हूँ, मुझे छोड़ो। कहते नहीं, अब मैं तुम्हें बनाऊंगा पत्रकार। तो उन्होंने मुझे वहां से फिर पत्रकार बनाया, और हर शनिवार रविवार मैं चंडीगढ़ आता था, उनसे टिप्स मिलते थे, मुझे सिखाते थे। 11 साल वो मुझे सिखाते ही रहे। फिर उनका निधन हो गया, लेकिन वो अखबार में बता गए कि अब ये लड़का हुआ है, बन चुका है, जो यहाँ आ सकता है। मैंने इतना इसको सिखा दिया जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। ये था जी। फिर मैं दैनिक ट्यून में 1990 में आ गया। 90 में जी, बहुत ही रोचक कहानी, एक्सीडेंटल पत्रकार बनने की कमलेश जी की अभी आपने सुनी। और मजा आ गया कहानी सुनकर। इस तरह भी प्रतिभाएं तैयार होती हैं। इस दौरान कार्यक्रम से हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। फारूक अफरीदी साहब, नेपाल सिंह जी और रंजन जी जुड़े हैं कार्यक्रम से, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कमलेश जी, आप हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तमाम लोग आते हैं, जुड़ते हैं संस्थाओं से, चले भी जाते हैं। बहुत से लोग ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो जीवन भर याद रहती है। तो क्या अकादमी में रहते हुए कुछ इस तरह के नवाचार आपने किए जिन पर हम बात कर सकें, या हमारे दर्शक जान सकें कि अकादमी को फायदा उनसे हुआ हो, कोई नवाचार इस तरह का आपके उपाध्यक्ष रहते हुए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बात। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जैसे सत्यानंद बंसल शाकिर जी को मेरा लिखना पसंद आ गया, ऐसे ही उनको एक मुख्यमंत्री होते हुए भी मेरे समाचार बहुत पसंद आए। जब मैं हरियाणा में चला गया सन 1997 में मेरी ट्रांसफर हो गई, और मैं पूरे हरियाणा में, मतलब 3 जिले तो मुझे दिए ही गए थे, हिसार, फतेहाबाद और जींद। हिसार तो मैं बेस था, जहाँ मतलब कह लो कैंप था मेरा, और जींद और फतेहाबाद में इसलिए जाना होता था जब कोई बड़ी घटना हो जाए तो कवर करने जाता। पर उनको मेरा जो लिखना, मेरे खबरों का स्टाइल, मेरी हिंदी भाषा इतनी पसंद आई कि वो धीरे धीरे मेरे प्रशंसक हो गए। फिर उन्होंने मुझे सन 2000 में मुझे बुलाया चंडीगढ़ अपने आवास पर। मैं और मेरी धर्मपत्नी गए, तो उन्होंने इतना ही पूछा कि भाई साहब रिटायर कब हो? जनवरी 2012 में, अप्रैल का महीना था। कहते अच्छा, अभी आपके 8वां महीने रहते हैं। मैं कहा हाँ। फिर उन्होंने कुछ विचार विमर्श किसी से फोन पर किया, बाद में मैं समझा किससे किया।
फिर दोबारा लौटे, फिर मुझे कहा कि अच्छा अगर मैं आपको बुलाऊं किसी काम के लिए सरकार में तो 4-5 महीने पहले आ जाओगे। मैं कहा ठीक है, जिसने रिटायर ही हो जाना जनवरी में नहीं होगा, वो 4-5 महीने पहले हो जाएगा। मैंने नहीं पूछा भी क्या दोगे, क्या सोचा है। वह बिल्कुल नई अकादमी थी, नई अकादमी बनाई थी, और बाद में लेखक साथियों ने भी कहा कि ये कमलेश के लिए बनाई गई थी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, जिसका मैं संस्थापक उपाध्यक्ष था। पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं सभी अकादमी के। इस तरह से वे मुझे सितंबर 2011 में ले आए। चलो, अब मैंने अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर पूछा, जैसे दिलीप कुमार पूछा करते थे, अपनी वो एक्टिंग तैयार करते थे कि अब बताओ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। दूसरे अकादमी वालों से पूछा करते थे पत्रकार बनकर, कैसे चलाते हो, क्या करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते। अब मैं कहता तू चला कर देख लेना। फिर मैंने एक चुनौती के रूप में उसको चलाना शुरू किया। पहले तो हमारी पत्रिका के खंडेलवाल जी ने शुरू करवाई, जो हमारे एग्जीक्यूटिव IAS ऑफिसर थे। उन्होंने बुलाकर मुझे कहा कि सारिका जैसी पत्रिका बना सकते। मैंने कहा बिल्कुल बना सकता हूँ। कहते कैसे। मैं कहा 7 साल तो मैंने दैनिक उनका कथा कहानी पन्ना जो साप्ताहिक आता था वह संपादित किया, पूरा पन्ना बनाता था। ये तो महीने में 1 बार बनानी है, मैं 4 बार बनाता था। दूसरा, मैं कहा इसमें जो काम करने वाला रमेश बत्रा चंडीगढ़ का था, वह मेरा दोस्त था, और मैं दिल्ली उसके पास जाता था और सारिका को बनते हुए देखता था, कैसे बनती है, कैसे लेखकों को अप्रोच किया जाता है, कैसे संपर्क किया जाता है, कैसे उनसे रचना मांगी जाती है, कैसे विशेषांक बनाए जाते हैं। मैं हर वीकेंड पे वहां जाता था, ऑफिस होता था, नंदा जी को मिलता था, और जो संपादक वहां उप संपादक लगे थे सबको मिलता, बलराम था और लोग थे, सबसे मुलाकात है। मगर तीसरा यह है कि जो उप संपादक होता है उसको सब कुछ बनाना सिखाया जाता है, वह कुछ भी बना सकता है। कहते ठीक है आप बनाकर दिखाओ। तो मैंने कथा समय का अंक तैयार किया और उनको बिना बताए छाप ही दिया। वो बड़े हैरान जब मैं प्रवेशांक लेकर गया, क्योंकि साहित्यिक पत्रिकाओं के जो सरकार निकालती है आप देखती हैं, उनमें तो मुख्यमंत्री का संदेश, राज्यपाल का संदेश, इसका संदेश कोई भी नहीं था। शुद्ध पत्रिका थी साहित्य की। वो चौंके मेरी और देखा, कहते निकाल भी लाए। मैं हाँ निकाल दिया, आपने कहा था, मैंने निकाल के रख दिया। फिर मैं उनका चौंकना भी समझ गया कि राज्यपाल का नहीं, मुख्यमंत्री का नहीं, किसी का संदेश ही नहीं। मैं कहा हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ। कहते क्या। मैं कहा आपकी ओर से संपादकीय लिख दिया करूंगा, आपका फोटो लगा करेगा, एक संपादकीय मेरा होगा, एक आपका। वो शांत हो गए, ये ठीक है। तो इस तरह से हमारी, उन्होंने कहा अब 5000 प्रतियां छापो, ग्लेज जैसे सारिका छपती थी। उन्होंने खुश होकर वो 5000 प्रतियां प्रकाशित करनी शुरू की, पारिश्रमिक तय किया, और उन्होंने कहा जैसा आपका मन करता है वैसी बनाओ, बहुत अच्छी निकाली है। तो मैंने देखो रविंद्र कालिया जी को छापा, ममता कालिया को छापा, अपने राजी सेठ जी को छापा, सुभाष पंत को, बहुत अच्छी से अच्छी कहानियां और अच्छे से अच्छे उदाहरण उन्होंने के इसके लेखन के बारे में इंटरव्यूज किए। वो अकेला मैं गतिविधियां, पुस्तकों की समीक्षा, पुस्तकों का परिचय, ये सब कुछ उसी तरह डाला जैसे सारिका में होता था। ये मेरा था। और दूसरी मैंने जो उनको योजना दी थी कि मुझे हर यूनिवर्सिटी में हरियाणा की जाने दीजिए, 2 विभाग हैं, पत्रकारिता और हिंदी विभाग, कि नवलेखनाक तब निकलेगा जब मैं नए लेखक सचमुच ढूंढ के लाऊंगा। चल ठीक है, वो पास कर दी। तो मैं चला गया हर यूनिवर्सिटी में। मैंने वहां हर छात्र को मुफ्त पत्रिका दी, वो भी पास करवा ली। कि कल मेरे से पैसे मांगो, पत्रिका के पैसे कहाँ, मैं कहां से दूंगा। कहते कोई नहीं, बांटो। तो मैंने हर यूनिवर्सिटी में जाकर 1-1 घंटे लगा के, VC आ जाते थे, अध्यक्ष आ जाते थे, उस कार्य को उन्होंने भी आनंद लिया और बच्चों के पास पत्रिका बांटी कि आप लिखोगे हम छापेंगे। उसके बाद मैंने नवलेखन अंक दिया, तब लोगों को लगा कि इसके पास कुछ विजन है, ये कुछ करके दिखा सकता है। तो 3.25 साल वो पत्रिका निकली। लोग उसमें छपने के लिए लालायित होते थे, और मेरे दोस्त जो पुराने थे जलंधर के, पंजाब, मेरे से लड़ते थे, हमें क्यों नहीं छापता, हमें क्यों नहीं छापता। मतलब रेगुलर तो किसी को नहीं छाप सकते।
और दूसरा ये हरियाणा की पत्रिका, देखो जिस राज्य ने मुझे बनाया, मुझे उस राज्य के लेखकों का हित देखना होगा। दूसरे लेखकों को मैं छापूंगा, लेकिन 10, 15, 20%, 80% लेकर हरियाणा के होंगे, रहे किसी ने भी मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं की। ये था, इस तरह से मैंने वो काम करके दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा जानकर। और मैं तमाम बातों को एक तरफ रखते हुए मुझे 2 ही पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और हौसलों से कुछ नहीं, पंखों से कुछ कुछ नहीं नहीं होता। होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये मुझे तुरंत ये पंक्तियाँ याद आई। इस दौरान शीतू जी और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो लोक कथाओं पर थोड़ी सी बात करते हैं कमलेश जी। लोक कथा में आप एक लोक कथा साहित्य में एक बड़ा नाम है, तो सबसे पहले तो यही बताएं कि लोक कथा लिखने का जो विचार है या प्रेरणा है, कैसे इसने आकार लिया? इसमें भी मेरे पिताजी का हाथ है। चाहे 13 वर्ष में वो चले गए, क्योंकि गांव में हमारी हवेली थी, रहते हम शहर में थे, पर वो फिल्म के बड़े शौकीन थे। पंजाबी फिल्म देखनी थी तो मेरी दादी से डरते हुए वापस आते ही नहीं थे घर, और मुझे लेकर गांव ही चले जाते थे हवेली रहने के लिए। तो जो रास्ते में जब चांदनी निकली, वो मैंने संपादकीय भी लिखा था सप्त सिंधु का, जो हम दूसरी पत्रिका निकालते थे, पहले अंक का पहला संपादकीय लिखा था। तो मैं लिखा, वो जब मुझे गाँव ले जाते थे, तो रास्ते में चांदनी बिखरी होती थी और वो पंजाबी गाने गाया करते थे, पंजाबी लोकगीत गाया करते थे, वो मेरे अंदर बस गए, चाहे वो थोड़े समय रहे। और लोक कथाएं मेरी दादी सुनाया करती थी। सर्दियों की रातें आती थी तो वो अंगीठी छुपाकर बैठ जाती। मैंने वो भी संपादकीय में अपने किसी संग्रह की भूमिका में लिखा है कि वो कौन होते थे जो मुझे लोक कथाएं सुनाती है मेरी दादी। एक राजकुमार, एक परी, एक राक्षस। राक्षस विलेन, परी हीरोइन, राजकुमार हीरो। अब राक्षस ले जाता है, राजकुमार छुड़ाने जाता है। यही कहानियां सब वो लोक कथाओं में यही है ज्यादातर। यहाँ पंचतंत्र वाली हैं जो शिक्षा देती हैं राजकुमारों को। तो वहां से मैंने निकाला कि जिंदगी में सब जगह ये तीनों मौजूद हैं। राजकुमार भी है, परी भी है। परी का मतलब कोई महिला ही नहीं, युवती ही नहीं। परी का मतलब हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा, हमारी लालसा, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। और उसके बीच बहुत सारे विलेन आते हैं, राक्षस आते हैं, उनको हराना है, उनको हराकर हमने वो परी पानी है, इच्छा अपनी पूरी करनी है। वो संघर्ष है, वो मेरी कहानी में है। लोक कथा से मैं इस तरह से जुड़ा, और कुछ लोक कथाएं मैंने लिखी भी, बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा कहना। जी, आपकी जो किताब है उसकी भूमिका में ये जो बातें अभी आपने बताई मैंने भी पढ़ी हैं, और फिलहाल मेरे पास किताब नहीं है, नहीं तो मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को ज़रूर उस किताब के दर्शन कराती। और कमलेश जी, बाल साहित्य की अगर हम बात करें तो बाल साहित्य में लघु कथाओं का क्या स्थान है? आजकल जो बच्चे हैं या जो बिल्कुल बहुत एकदम नई पीढ़ी है बालकों की हमारे यहाँ भारत में, एनिमे को लेकर या कार्टून या जो विदेशी कार्टून कैरेक्टर हैं या जो विदेशी नायक नायिका हैं, उनको लेकर बहुत ज्यादा मतलब उनमें एक जोश रहता है, खूब देखा जाता है। तो क्या जो हमारी लघु कथाएं हैं उसका प्रतिस्थापन कर सकती हैं? क्या हम साहित्य में भी जिस तरह से देश के लिए लोकल और वोकल की बात हम करते हैं, क्या साहित्य में हम इस तरह का काम नहीं कर सकते कि लघु कथाओं से अपने बच्चों को जोड़ें? और क्योंकि उनमें मिथक होते हैं, बहुत सारे लोक और हमारी परंपरा, हमारी जड़ें होती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोक कथा के बारे में देखिए, जैसे मैंने लिखा है या बता रहा हूँ कि मुझे लघु कथा या कथा लिखते लिखते 50 वर्ष हो गए जी। और 50 वर्षों में जो सबसे बढ़िया दौर आया, जिस पर अभी एक मुझे विशेषण भी संपादक करने का न्योता दिया गया है, वह था सन 1980, मतलब 8वें दशक का दौर। जी। 8वें दशक में लोक कथा ने पंचतंत्र से, हितोपदेश से या अरबी कथाओं से, जो भी लोक कथाएं थी, उनसे धीरे धीरे अपना पीछा छुड़ाया और आधुनिक दौर में आना शुरू किया। यह 8वां दौर था।
8वें दशक का दौर था। 8वें दशक का। उस दौर में मैं, रमेश बत्रा और हमारी पूरी मंडली मित्रों की, अब भी है उनमें से मित्र, उन्होंने लघु कथा के लिए बड़ा जमकर काम किया और कभी कभी शुद्ध संवादात्मक लघु कथाएं ही लिखी, जिसमें कोई पात्र नहीं, पात्र का अंदाजा आप उस संवाद से लगाइए कौन किसको कह रहा है। और वो लघु कथाएं ज्यादा चर्चित हुई। मतलब फिजूल का वर्णन नहीं, लघु कथा यही है, फिजूल का कोई उसमें वातावरण नहीं, प्रकृति नहीं, कुछ नहीं, सीधे संवाद, किसी का नाम नहीं, पात्र नहीं, सीधे संवाद। तो खैर, जो बाल कथा की बात आपने कही, बाल लघु कथा की बात कही, तो बड़ी बात मैं ये कहता हूँ लघु कथा के बारे में, ये एक सीसीटीवी कैमरे की तरह है। इसमें सब कुछ कैद होता है, बाल भी कैद होते हैं, अब जैसे कोरोना वाले भी कैद हुए, हर जो हमारा समाज का हिस्सा है वह इसमें कैद होता है। आप हैरान होंगे, अभी लघु कथा में जो हमारे वो कहते हैं मंगलमुखी किन्नर, उनके ऊपर भी पूरे संग्रह आ गए जो आप कल्पना नहीं कर सकते थे, किन्नरों पर भी। तो इस तरह के विषयों पर आ रही तो बाल कथा बहुत पीछे छूट गई। आप देखिए, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में मेरी 2 लघु कथाएं लगी हुई है पाठ्य पुस्तक, वो बालों के लिए, बालकों के लिए, बच्चों के लिए उपयोगी हैं, इसलिए लगी। तो सहजता से बाल कथा आती है, कोई सप्रयास नहीं होता। जैसे मेरा दोता है आर्यन, आपको भी 20 साल का हो गया, लेकिन जब बच्चा था तो उसको लेकर मैंने चुभन लघु कथा लिखी, वो भी खुद पढ़ता है अब। वो बिल्ली का बच्चा हमने पाला हुआ था, वो उसको थोड़ा रोने लग गया पूंछ। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता आपको क्या, अरे ये मेरा बेटा है, इसको क्यों तंग करता है? वो रूठ के माँ के पास चला गया, कुछ देर बाद आया, मैंने फिर पुकारा, आ मेरे बेटे। कहता मैं थोड़े आपका बेटा हूँ, आपका बेटा तो ये बिल्ली का बच्चा है। मैं नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे हो। फिर वो मेरे गले लग गया। चुभन तो हुई, लेकिन बाल मन यही है कि वो देर तक अपने मन में वह बात रखता नहीं। इसी तरह उसके ऊपर लिखी हुई है कसक। कसक क्या कि उसका पापा दूसरे शहर में काम करता था, गाड़ी उसके पास भी थी, हमेशा गाड़ियां रखते बदलते रहते, शौक है। और जो उसकी दादी की आगे बहन थी, उसके भी बेटे के पास गाड़ी थी, तो शाम को वह उसको घुमाने ले जाता था, इसको घुमा लाऊं बेटे को। तो उस एक दिन वो जिद पकड़ कर बैठ गया दादी के पास, मुझे नहीं पता, कहा मेरा पापा उसको बुलाओ। कहते क्यों? जब मेरे पापा के पास गाड़ी है तो मैं उनकी गाड़ी में सैर करने क्यों जाऊं? वो कसक थी, वो जिद पकड़ गया कि मुझे तो मेरा पापा आना चाहिए, बुला इसको, अभी फोन लगा। ऐसे जिद पड़ गया जैसे बच्चे जिद करते। तो अभी तो पापा आ नहीं सकता था, वो तो 300 किलोमीटर दूर बैठा या 200 किलोमीटर दूर बैठा, लेकिन वो ऐसे करते करते सो गया। और मैंने लिखा अंत में, और वह अपने पापा के साथ गाड़ी में सैर करने निकल गया। बाल कथाएं ऐसे ही आ जाती है, जिंदगी से आती है। सारी ये लोक कथाएं हैं, मैंने आपको बताया, बहुत बहुत रूपों में आ रही है। इतने रूप हैं, हम भी कई बार किसी की लोक कथा पढ़कर हैरान हो जाते हैं। अभी मैंने एक लोक कथा किसी की पढ़ी दैनिक टूम में, बड़े मेरे दिल के करीब लगी। कमाल है कि एक वृद्ध आश्रम है, आजकल इसको लेकर बहुत लिखते हैं लोग। वृद्ध आश्रम में किसी अधिकारी ने आना था, तो उन्होंने सबको कहा कि कल एक अधिकारी आएंगे और आप थोड़ा तैयार हो जाना। तो बेचारे ने क्या तैयार होना, पर हो जाओ जैसे भी हो सकते। तो तैयार हो गए, और साथ में अधिकारी, आप जानते हैं, मीडिया लेकर चलते हैं, वीडियो बनते हैं, प्रचार हो जाए, मैं वृद्ध आश्रम में बांट आया, फल बांट आया, कपड़े बांट, वो ले आया वीडियो। लेकिन प्रबंधकों ने देखा कि एक उसमें वृद्धा है जो वीडियो में ना आने की पूरी कोशिश करती है, और नहीं आई वीडियो में, लेने भी नहीं आई कुछ। जब वो चला गया तब पूछा प्रबंधकों ने कि माँ आप क्यों नहीं आई? उसने जो उत्तर दिया कि मैं कैसे आती, अगर मैं सामने आ जाती तो मेरा बेटा अफसर कैसे रह जाता, वो कैसे यहाँ एहसान जताता कि मैं बांट गया, अरे मुझे ही बांट रहा है मेरा बेटा। ये ऐसी लोग कथाएं आपके दिल के करीब होती हैं, आपको छू लेती हैं।
एक और मेरे मित्र की लघु कथा बहुत अच्छी छोटी सी दहेज पर है कि भाई 1 महीना पहले फोटोग्राफर गया, नई दुल्हन है, सारे पोजेज में फोटो खींचे जाते हैं, आजकल तो वीडियो भी शूट किए जाते हैं, लेकिन 1 महीने बाद उसको फिर बुलाया गया, लेकिन इस बार वो नई दुल्हन तेल से जली हुई थी, उसके फोटो ये दिल से नहीं उतरती है इसकी, ये मेरा कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल, मतलब आपकी जो बातें हैं उनसे इतने सारे प्रसंग मेरे दिमाग में चलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मैं क्या-क्या ना पूछ लूँ। जैसे बुजुर्गों की आपने बात की तो एकदम से भीष्म साहनी जी की जो चीफ़ की दावत है याद आ गई, और जो वो कह गए हैं उस समय में वो आज भी हमारे समाज की हकीकत है। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो आपने आपके होते और वो बिल्ली की जो बात बताई, बिल्ली के बच्चे की, वो बहुत ही एक मन को छूने वाला संस्मरण की तरह मैं उसे लूँगी यहाँ पर। और मुझे लगता है इसीलिए लोक कथा बनाम कार्टून या जो एनिमे जैसी चीज़ें हैं, इसका मसला बहुत बड़ा है। ये संवेदनशीलता और बनाम हिंसा का भी मसला है, क्योंकि आजकल जिस तरह की गेम्स या कार्टून्स आ रहे हैं, बच्चों को उनके व्यवहार को बहुत अधिक हिंसक बना रहे हैं। तो जो हमारे साहित्यकार हैं या अभिभावक हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वापस हम बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ें और उन्हें लोक कथाओं में उनकी रुचि उत्पन्न हो, इस तरह की किताबें ला कर दें। बहरहाल आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, और लघु कथा का जो कमलेश जी कलेवर होता है, और जो कहना चाहिए जो फ्लेवर होता है, जो स्वाद होता है, उसमें बहुत संभावना होती है, क्योंकि शब्दों की मितव्ययता होती है और कम शब्दों में आप अधिक बात, तीखी बात, अच्छी बात, नैतिक बात बताते हैं। तो बहुत कुछ उसका जो चरित्र है उसमें व्यंग के फलने-फूलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो क्या आपने कभी व्यंग लिखने का सोचा या कोई व्यंग लघु कथाएँ भी आपने लिखी हैं? नहीं लिखी है, मैंने व्यंग्य लघु कथाएं भी लिखी है। मैंने लोक कथा को भी व्यंग्य में नए रूप में प्रस्तुत किया, जनता और नेता। जी। जैसे आपने लोक कथा सुनी होगी कि 4 शिष्य जब पूरी तरह शिक्षित हो गए, दीक्षित हो गए, तो जंगल में वापस जाने के लिए चले। उन्होंने रास्ते में देखा भी वहां हड्डियों का कुछ ढेर सा पड़ा है। तो एक ने कहा मैं पहचान सकता हूँ किसकी हड्डी है, कि बताओ। कहते ये शेर की है। दूसरे ने कहा मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ, और तीसरे ने कहा मैं इनमें प्राण डाल सकता हूँ। चौथे ने कहा मुझे पहले पेड़ पर चढ़ने दो, ये हम सबको खा जाएगा। पर वो 3 नहीं माने, उन्होंने यही किया। एक ने हड्डियां जोड़ दी, दूसरे ने पूरा तैयार कर दिया, तीसरे ने प्राण भी डाल दिया, और उसने तीनों ने पहले किनको खाया, तो शेर ने किसको खाया, उन तीनों को ही। चौथा बच गया जो पेड़ पर चढ़ा। तो ये जनता और नेता है कि जनता ही नेता को, पहले देखो कितने पतले से होते हैं नेता, फिर धीरे धीरे उनमें जनता प्राण डालती है, फिर वो उन्हीं को खाना शुरू कर देते हैं। ये मैंने उसको लोक कथा को एक आधुनिक रूप दिया, जनता और नेता। व्यंग्य भी हो गया और लोक कथा भी हो गई, लोक कथा भी जुड़ गई। इस तरह के रूप हम देते रहते हैं। पुरानी लोक कथा, वैसे भी मैं ये एक नारा देता हूँ कि लघु कथा इतनी प्रकाशित हो जाए, हमारा नाम शायद याद ना रहे, लेकिन लोक कथाओं की तरह वे याद रहें। कि एक कोई ऐसी है, तो उसको ये ना याद हो कि भी कमलेश भारती ने लिखी है, तो आप लोक कथा जैसे हो गए। लोक कथाओं के लेखक हमें पता ही नहीं कौन, लेकिन लघु कथा को इतना प्रकाशित करवा दो, इतना करवा दो कि लोग कहें यार ये है, वो इसका उदाहरण देने लगे। ये मेरा कहना है। जी, व्यंग्य बहुत लिखता अच्छा हूँ, आपने शुद्ध संदर्भ व्यंग्य दिया भी कि लिखी, जी, शुद्ध व्यंग्य भी जी, लिखता हूँ। जो मेरे छपे हैं आकाशवाणी चलिए। जालंधर पर, हमारी अमेरिका में है, गुरबचन कौर नीलम, वो कहा करती थी सबसे प्रिय उनका व्यंग्यकार कमलेश भारती है। वो मुझे नए नए खुद टॉपिक भेजते थे कि मिलते हैं कैसे कैसे किराएदार, है ना, मिलते हैं कैसे कैसे लोग। वो इस तरह की सीरीज चला रखी जो मेरे से लिखवाती थी। मैं खुद हैरान था, मैं लिखता था, और पर मैं लोगों से बात करता था। मैं प्रिंसिपल हो चुका था, मैं अपने स्टाफ में वो छोड़ता था कि ये मुझे लिखने के लिए आया। जैसे एक बार आए थे, कैसे कैसे बहाने लगाते हैं लोग। तो मेरी बहन आज भी बनी है, तहसीलदार थी नवाशहर, सरोजनी शारदा। मैंने उनको कहा, मैं कहा आप एक महिला हैं, अगर आपको कोई बहाना लगाना हो
तो क्या बहाना लगाओगी अगर मुझसे नहीं मिलना? कहते बताओ। अरे भैया, एक महिला ये कहलवा दे कि मेकअप कर रही है, तो मेकअप तो मेरा 2 घंटे नहीं चल सकता है, या कह दो बाथरूम में है तो मुझे कौन निकाल लाएगा? इस तरह से दर्जी के बहाने सारे। तो ये व्यंग्य मैंने लिखे, मिलते हैं कैसे कैसे मकान मालिक, बहुत कुछ लिखा। जी। हाँ जी, आगे आप कमलेश जी, जैसे जी पिछले 1 दशक पर अगर हम नजर डालें साहित्य और लेखन में, तो नई वाली हिंदी और बेस्ट सेलर, ये 2 अवधारणाएं सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सुनने में आती हैं। बहुत शोर इस पे मचता है, बहुत वाद विवाद होता है। तो नई वाली हिंदी पर खिचड़ी भाषा का आरोप भी लगाया जाता है। तो इस तरह की भाषा जो नई हिंदी के लेखक प्रयोग करते हैं, क्या लघु कथाओं में भी उसका पदार्पण हुआ है? क्या लोग उस भाषा का इस्तेमाल लघु कथाओं में भी कर रहे हैं? क्या लघु कथाओं में बेस्ट सेलर जैसी बात आती है? क्योंकि कभी सुनने को नहीं मिला। दोनों चीजें हैं। असल में जिस तरह से हमारे टीवी चल रहे हैं, वह खिचड़ी भाषा ही परोस रहे हैं। जो हमारे मित्र वहां काम करते हैं, उनकी हिंदी जो है इतनी समृद्ध नहीं है, इसलिए उनको अंग्रेजी के शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। कोई बुराई भी नहीं, लेकिन उन्होंने भाषा को खिचड़ी भाषा तो बना ही दिया, यह आरोप उन पर लगता है। इसी तरह सोशल मीडिया ने भी हमारी हिंदी को बना दिया। आप देखते हैं कैसी कैसी उसमें कोई 2 पंक्तियां लिख देता है, उसमें भी अंग्रेजी के शब्द आते हैं। ये भाषा चली है। और लेकिन आपने अगर हिंदी का जो बहुत अच्छा देखना हो, अच्छा वर्णन, अच्छा प्रयोग, तो मैं उसके लिए निर्मल वर्मा की ओर जाया करता हूँ, मैं उसके लिए मोहन राकेश की ओर जाया करता हूँ, मैं उसके लिए ओशो की ओर जाया करता हूँ। इतनी अच्छी हिंदी है। आप देखो ना, निर्मल वर्मा लिखेंगे हमेशा ही, वो कभी भी धूप को इस तरह नहीं कहते धूप आ गई, वो कहेंगे धूप के खरगोश आ गए, वो छोटे छोटे खरगोश आ गए। मोहन राकेश भी आप उनके पढ़िए नाटक आधे अधूरे, है ना, और वो उसके साथ लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस का संवाद आज तक नहीं मुझे भूलता। तो जब कहती है कि नारी का आकर्षण, नारी का आकर्षण नारी को नारी बनाता है और उसका अपकर्षण उसे महात्मा बुद्ध बना देता है। तो एक एक पंक्ति में आप कैसे अपनी बात कह जाते हैं, ये सीखना पड़ता है। वहां खिचड़ी भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आपने भावों के इतने गहरे जाकर जी लिया और लिख दिया, वहां आप कहाँ ये खिचड़ी भाषा को पसंद करोगे, वो तो अटपटा लगने लग जाएगा। इसी तरह से मोहन राकेश ने जो आषाढ़ का एक दिन में लिखा है, मुझे जब उसकी माँ कहती है मुझे नहीं पता भावना में कैसे जिया जाता है, और अंत में जब कालिदास आ जाता है दोबारा, तो फिर वो जो कहता, जब उसकी बच्ची रोने लगती है, बिल्कुल अंत का जो वाक्य है बहुत अच्छा है। कालिदास पूछता है किसके रोने का स्वर है ये, और उसकी प्रेमिका बताती है यह मेरा वर्तमान है। अब इस तरह का लिखना ये बहुत मुश्किल काम है, इतने कम शब्द और सब कुछ बयान कर देना, ये सीखना है हमें। खिचड़ी भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसका उपयोग करते हैं, सहारा लेते हैं, इसीलिए वो लोकप्रिय भी नहीं हो पाते। वीरेंद्र कोहली जी कितनी अच्छी देखो उन्होंने उपन्यास लिखे, उनकी तो बड़ी संगत की मैंने। वो उन्होंने बताया था, नकोदर आए थे, कि मैंने किस तरह से कथा को बदला, रामायण को आधुनिकता से ही लिया। जब मतलब हमारे वैज्ञानिकों को मारा गया, मैंने इनको ऋषि पे परिवर्तित कर दिया। वो ऋषि ही थे, पुराने जमाने के वैज्ञानिक ऋषि ही तो थे। गुरुकुल उनकी साइंस लैब, मैंने वहां से कल्पना करके उसको बदल दिया। ये चीजें सोचना सीखना लेखकों का काम है। आज भी मैं चंद्रकांता से भी सीख सकता हूँ, अगर वो अच्छी बात कहती क्यों नहीं सीखूंगा। मैं किसी भी युवा व्यक्ति से सीख सकता हूँ। सीखिए, सीखते रहिए, तब आपको पता चलेगा। भाषा सीखने का काम है। इसलिए वो विष्णु प्रभाकर जी के साथ 1 सप्ताह मैंने लगाया था, एक युवा लेखक के रूप में। केंद्रीय जो हमारे हिंदी निदेशालय लगाता है, आज भी शिविर लगते हैं। पंजाब में शायद सबसे पहला युवा लेखक मैं था जो वहां शिविर लगाने गया था, अहमदाबाद।
तो वहां विष्णु प्रभाकर जी हमारे कथा गुरु थे। मतलब 3 भागों में बांटा था। कुछ लेखक जिन्होंने कथा चुनी, कुछ जिन्होंने कविता चुनी, कुछ जिन्होंने नाटक चुनी, तो तीनों का अलग अलग गुरु मिले। तो हमें मिले विष्णु प्रभाकर जी, मैं तो कथा में था। और आप हैरान होंगे, उस समय राजी सेठ की भी बही थी, अहमदाबाद उनके पति कर, वो भी हमारे साथ एक सप्ताह रही। तब से आज तक मेरा उनसे भी संपर्क है, मेरी बहन की तरह है। और पहला संग्रह भी उन्होंने ही मेरा छपवाया। तो वहां उन्होंने जो सिखाया विष्णु प्रभाकर ने शब्दों का, भागो नहीं दौड़ो। क्या है इसका अर्थ? कि भागते हैं हम डरकर, दौड़ते हैं हम विजय के लिए। तो शब्दों को इतनी गहराई से सीखना, शब्द एक एक शब्द जब आप मोतियों की तरह उपयोग करेंगे तब आपको लगेगा कि आपने किसी को पढ़ा है। धन्यवाद, आगे चलिए। जी, बहुत एक तो आप उदाहरण और प्रसंग बड़े ही अच्छे और शानदार और एकदम वाजिब ढूंढ कर ला रहे हैं। जैसे अभी अपने आषाढ़ का 1 दिन का संदर्भ दिया, क्या शानदार भाषा है, कितने कम शब्दों में कितना अधिक, और कहीं से भी लच्छेदार भाषा नहीं है, कितनी मन भावन, मन को छूने वाली भाषा है। मुझे लगता है कि हमें इन चीजों को पढ़कर भी सीखना चाहिए। और किसी भाषा से शब्द लाने में बिल्कुल बुराई नहीं है, क्योंकि भाषा का तो आदान प्रदान होते ही रहना चाहिए, लेकिन जहाँ हमारी अपनी भाषा में बहुत अच्छे, सुंदर और सौम्य शब्द हैं, लोक भाषा के शब्द हैं, उनका जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम उनका प्रयोग करते रहें, क्योंकि भाषा है तो एक संस्कृति जिंदा रहती है एक भाषा के ही माध्यम से। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नवा शहर पर थोड़ी सी बात करते हैं। आपकी जो फेसबुक पोस्ट होती हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट होती हैं, अक्सर उसमें नवा शहर का जिक्र आता है। पहले तो आप थोड़ा सा नवा शहर के बारे में बताएं, फिर मैं अगले प्रश्न पर आती हूँ। चंद्रकांता जी, मजेदार बात यह है कि नवा शहर पर मुझे आकाशवाणी जालंधर पर कार्यक्रम देने के लिए बुलाया गया था। उनका एक शब्द चलता था आकाशवाणी पर, नगर नगर की बात। तो नवा शहर के लिए मुझे चुना गया। तो मैंने पता किया नवा शहर क्या है। तो एक तो ये था कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में कस्बा है जो हमसे थोड़ा ऊंचे स्थान पर था, तो उसका लेवल हमसे ऊंचा था, इसलिए राहों के मुकाबले नवा शहर को नीवा, पंजाबी बोल नीवा शहर कहते थे कि राहों के मुकाबले नीवा शहर है। तो मैंने उसमें दिया कि हम अपने आप को नीवा क्यों कहलाएं, हमको नीचा कहलाएं। तो हमने नवा शहर बना लिया, नवा शहर कहना शुरू किया। एक तो ये था। दूसरा ये था कि लोग इसको इतिहास से भी जोड़ते हैं, क्योंकि राहों से होकर ही जो मुस्लिम लोग, जो भी हमारे आतताई लोग कह लो, शासक आते थे, वो इसी माध्यम से लाहौर जाया करते थे। यही रास्ता था। और वहाँ राहों में बड़े दरवाजे भी बने थे, जिसको दिल्ली दरवाजा कह देते हैं। हर शहर में जहाँ से वो जाते थे तो दिल्ली दरवाजा था। तो यहाँ इसका नाम ईरान के किसी बादशाह पर भी रखा गया, तो वहां भी नवा शहर आया। तो ये 2 चीजें मैंने दी थी। तीसरा ये है, जो हमने कार्यक्रम से शुरू में भी आपसे अनौपचारिक की जो बात की थी, कि नवा शहर ऐसा शहर है। मैं एक बार सर्वे पढ़कर हैरान हो गया, अखबार में सर्वे आया था। सर्वे क्या था कि विदेशों में कहां कहां से लोग आकर बसे हैं। लंदन में ये सर्वे हुआ था, अखबार में पढ़ा, मैंने कुछ नहीं किया। उसमें बड़ी मजेदार बात आई कि 80% लोग वो हैं जो नवा शहर के 40 किलोमीटर व्यास घेरे में रहते हैं, वे लोग हैं। इतने लोग विदेश भागते हैं, इसलिए हमारा नवा शहर संस्कृति में पहले है, सर्वप्रथम है, क्योंकि लोग विदेश से हर साल आते हैं। कोई सितंबर से लेकर फरवरी तक उनका प्रवासी पंछी कहता हूं मैं, उनका समय होता, क्योंकि सर्दी होनी चाहिए। तो सर्दी का समय सितंबर से फरवरी तक, उसी के बीच आते हैं। और वो नई नई चीजें, जैसे इलेक्ट्रिक मशीन शेव कैसे करनी है, इलेक्ट्रिक और दूसरे परफ्यूम लाने हैं, कपड़े लाने हैं नए नए किस्म के। अब तो यहाँ सब कुछ हो गया, लेकिन एक जमाना था जब कपड़े पहनते पता चलता था इनके भी विदेश गए हैं, इसका स्वेटर भी वहीं से आया, इसकी कमीज भी वहीं से आई। और आप हैरान हो गए, हमारे पास एक कस्बा था बंगा, वहां जो लोग आते थे और जिनको दे जाते थे वो उपयोग नहीं करते, वहां बेच आते थे, वहां चीजें खरीद सकते थे विदेश की। और एक
सबसे मजेदार वाक्य क्या हुआ कि एक प्रिंटिंग प्रेस वाला था जो हमारे स्कूल में भी आता जब मैं प्रिंसिपल था कि मेरे बच्चों को ऑनर करना है जब रिजल्ट निकले, वो पकड़ा गया किस लिए, नकली डॉलर बनाता था। ऐसी ऐसी चीजें हमारे शहर में, नवा शहर में होती हैं। तो नवा शहर, मैं ये कहता हूँ कि एक जागरूक शहर है। मैंने 37 वर्ष वहां बिताए हैं और नवा शहर को भूल नहीं सकता। आप दिल्ली को नहीं भूल सकते, चाहे आप छोड़ आए हम दिल्ली की गलियां, पर भूले नहीं जाते। शहर याद आता है, क्योंकि नवा शहर पर भी मैंने कहानियां लिखी हैं। नवा शहर के लोग, मेरे क्लास फेलोज आज भी वहां हैं। अभी भी मुझे एक क्लास फेलो की बहन मिली जो हिसार ही रहती है। उसने कहा विजय का फोन आया, वो नंगल रहता है, कि वो बहुत बार पूछ रहा था कमलेश का दिल कैसे लग गया हिसार में, वो तो नवा शहर का था, कैसे रहता है। तो असली बात क्या है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहां एक पत्रिका निकलती थी, छमाही, शिक्षा दर्पण। 11वीं तक मैंने कुछ नहीं लिखा, वो विजय लिखता था, उसकी मेरी जो रचनाएं याद हैं। अब वो हैरान है, कहते मैं तो दोबारा कुछ नहीं लिखा, तो ऐसा लेखक बन गया, हद हो गई। तो नवा शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, कॉलेज ने मुझे दिया। कॉलेज में मैं मतलब अपनी हायर सेकेंडरी तक कभी मंच पर नहीं गया, बोल नहीं पाता था। अपने मित्रों को देखता था वो कैसे मुक्के मारते हैं मंच पर, क्योंकि हमारे वो आर्य समाज के स्कूल थे। स्वामी श्रद्धानंद जी का दिन मनाते हुए 3 गोलियां मारी हत्यारे ने, 3 गोलियां मारी, याद रहता, तो मैं नहीं बोल सकता था। लेकिन जब कॉलेज गया तो मेरे प्रोफेसर थे HL जोशी इंग्लिश के, उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, तुम 2 पेज अंग्रेजी के याद करो और बोलो। जब मैं बोला तो पहले दिन पहली बार सब आधा ही बोलते हैं, मैं कांपता गया, आधा बोलकर आ गया। लेकिन वो फिर मुझे बुला लिया, कहते आप फिर बोलना है। मैं कहा आपने देख तो लिया, आधा ही बोला। कहते हाँ, जिसने आधा बोला तो पूरा भी बोलेगा। इस तरह से उन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया और पूरा बोलकर दिखाया। उसके बाद उन्होंने वक्ता भी, जैसा भी मैं बना दिया। सारे पंजाब में घुमाया, एक जगह से आता था, दूसरे कॉलेज का लेटर पड़ा होता था कि कमलेश को आने जाने का किराया दो, उस कॉलेज में कंपटीशन है, उस कॉलेज में कंपटीशन, वहां जाएगा। ये नवा शहर को कैसे भूल जाऊंगा, जिसने मुझे बनाया, मुझे संवारा, निखारा, वो मिट्टी हिसार पहुंच गई। विकिपीडिया पर नवा शहर के नाम से जो पेज बना हुआ है, जब हम उस पर जाते हैं तो 2-3 जानकारी मिलती है नवा शहर के बारे में। पहली तो ये कि गुरुद्वारों और मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है नवा शहर जो है, और दूसरा एक जानकारी मिलती है कि उसे अफगान मिलिट्री के चीफ नौशार खान साहब ने निर्माण कराया था। क्या ये बात सही है? नौशेरवा, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। नौशेरवा से नवा शहर बना। अफगानिस्तान में अभी क्या चल रहा है हम सभी जानते हैं। चूंकि आप पत्रकार भी हैं तो मेरी इच्छा है कि वह संक्षिप्त में आपको क्या लगता है कि भारत की क्या नीति इस मसले पर होनी चाहिए? देखिए, मैं प्रतिदिन स्तंभ लिखता हूँ नक्शोर के लिए। एक दिन मैंने अफगानिस्तान से ना छूटा कैसे रह सकता था, उस पर भी लिखा, बड़ा सोच विचार करके लिखा कि ये जो तालिबानी संस्कृति है इसका तो हम स्वागत नहीं कर सकते ना। तो वह तो पहले भी दखल देते थे। आप जानती हैं, महिलाओं को पर्दे के अंदर रखना, काम नहीं करने देना, महिलाएं मतलब जॉब पे नहीं जा सकती, कितने उन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई, कितना डराया। लेकिन वो महिलाएं इतनी सशक्त, इतनी हिम्मती। एक देखिए फिल्म बनाती है, वो भी आती है, और कुछ तो अब उनके पूरी तरह से खिलाफ भी हुई हैं। उन चीजों को लेकर मैंने लिखा कि तालिबानी संस्कृति चाहे कहीं भी हो, वो एक प्रतीक हो गई है। तालिबानी संस्कृति जो है, तालिबानी जो हमला है जिसने अपनी सरकार को पलट दिया, अभी भी वहां मारकाट चल रही है। कभी तालिबान उसको कब्जे में ले लेते हैं और कभी सेना कब्जे में छुड़ा लेती है। लेकिन जिस तरह से हालात हैं वे बहुत अच्छे नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मानव सभ्यता बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचती है, महिलाएं बड़ी मुश्किल से पर्दे से बाहर आती हैं, आप उनको फिर पर्दे के अंदर करना चाहते हैं। महिलाओं को जीने का हक तो दो, क्यों नहीं देते? सबसे बड़े जो हमले हैं वो महिलाओं पर हो रहे हैं।
और वैसे भी जहां भी युद्ध होते हैं आप जानते हैं, यही कहा जाता है लड़ते तो पुरुष हैं, झेलती स्त्रियां हैं। इसी तरह गालियां भी हैं, दी पुरुष को जाती हैं, लगती महिलाओं को। यही दुखांत है तालिबानी संस्कृतियां, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी कभी लव जिहाद के नाम पर कभी पार्कों में पीटे, कभी वहां पीटे। क्यों भाई, कोई भाई बहन भी बैठ सकते हैं, अगर वो भी बैठे हैं तो फर्ज क्या है ना। मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन आप उनको इस तरह पीटने का क्या काम है ना। ये भी तालिबानी संस्कृति का ही एक रूप है कि आप इस तरह के अपने हाथ में थोड़े ले सकते हो किसी। और ये जो ऑनर किलिंग है वो क्या है, वो भी तालिबानी है। जी ऑनर किलिंग तो निकट निकट जाके हम देखते हैं, वो भी तो तालिबानी संस्कृति। क्यों नहीं आप सह सकते? शायद आपने कभी जिंदगी में खुद भी प्यार किया हो, और उन्होंने सच में शादी भी की हो, अपने बच्चों का नहीं सहते। ये क्या हुआ? तालिबानी हुक्म है, हुक्म फरमान सारे चलते हैं। निश्चित तौर पर कमलेश जी, खूब आपने साक्षात्कार लिए हैं, 2 आपकी किताबें भी आ चुकी हैं और आज भी आप सक्रिय हैं। नवछोड़ सांध्य टाइम्स में निरंतर आपके साक्षात्कार छपते रहते हैं। क्या हमारे जैसे युवाओं को जिनकी रुचि रहती है साक्षात्कार लेने में, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे? असल में देखिए, जब मैं दैनिक 2 में आ गया सन 1990 में, तो 6 महीने तो राधेश्याम शर्मा जी संपादक रहे। उसके बाद संपादक बने विजय सहती जी। वे मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी कि कमलेश, जिस भी बड़े साहित्यकार ने चंडीगढ़ की सीमा में पैर रख दिया, तुम्हें उसका इंटरव्यू लाकर देना होगा। इस तरह से मेरी जो जिम्मेदारी लगी, ये बहुत ही रोचक काम हुआ। मैंने गिरिराज किशोर जी का इंटरव्यू किया, उनकी बहुत सी बातें याद हैं। और सबसे रोचक जो इंटरव्यू किया, ये रघुवीर साय जी की बेटी आई थी, हेमा साय, आज भी टीवी पर सक्रिय है। उनके पति साथ आए थे, वागीश सिंह, दोनों आए थे नाटक। तो विजय साय ने कहा उनका इंटरव्यू करना है। मैं कहा ठीक है। तो कभी नहीं बताते थे कहाँ रुके हैं, क्या है। मैं पूछू, कहते ये तेरा काम है, मैंने तुम्हें बता दिया। उनकी बेटी आई है, उनका दामाद है, आप ढूंढो कहाँ है। यही होता था। मैं पता किया, पता चला तो जनसत्ता के संपादक ओम थानवी जी के घर है। अब दूसरे संपादक के घर जाकर इंटरव्यू लाना बड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने सोचा, योजना बनाई, क्योंकि अलग अलग समारोह में मुझे थानवी जी भी मिलते थे, प्यार भी करते थे। कभी कभी कहते थे घर आओ चाय पीना, क्योंकि संपादकों की इच्छा होती है कि जो थोड़ा वो ठीक है उसको हम अपनी ओर खींच लें। तो मुझे याद आ गया, मैंने उनको फोन किया, थानवी जी आपने कई बार मुझे कहा चाय पीने के लिए, आज आ जाऊं? तो थोड़ी देर हो गई थी शाम के, इस समय तो नहीं, कल आओ, कल नाश्ता करो मेरे साथ, कल आ जाओ। मैं सुबह चला गया, मेरी तो अपनी योजना थी, मैं अपना चला गया। तो वहां क्या देखता हूँ, मुझे तो पता था कि वहां हेमा भी बैठी है और भागीश भी बैठे हैं, हमने सबने मिलकर नाश्ता किया। तो जैसे ही नाश्ता चाय पानी खत्म हुआ, तो मैंने थानवी जी को कहा, थानवी जी अगर आप मुझे इजाजत दें, मुझे नहीं पता था ये यही है, मैं इनका इंटरव्यू कर लूं। तो बड़े हंसे, कहते ये इसे कहते हैं चोर के ऊपर मोहर, कि हमने प्लान किया था और तुम कर लो कोई बात। उनकी दरियादिली भी देखो एक संपादक की। वो मैंने अपनी यादों की जोड़ों की भूमिका में भी दिया है। इस तरह वो इंटरव्यू किया, गिरिराज किशोर का इंटरव्यू किया। हाँ, भीषण सानी का इंटरव्यू बड़ा मजेदार हुआ था कि भीषण सानी जी आए, ऐसे फिर मुझे आदेश हो गए, जूडो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो मुझे पता चला वो क्रिड एक सेक्टर 19 में है, वहां रुके। तो मैं सुबह सुबह उठा, अपना हेलमेट लगाई, चला गया। पहले भी जानते थे, भीषण सानी पहचानते थे। तो मैंने हेलमेट लगाई थी गाड़ी के आगे, वो गाड़ी में बिल्कुल चलने लगे थे, स्टार्ट हुई थी, मैंने मोटरसाइकिल आगे अड़ा दिया और हेलमेट उतार ली। तो उन्होंने पहचान लिया, कहते क्यों कमलेश, मेरा अपहरण करने का इरादा है क्या? मैं कहा आदेश ही ऐसे हुए हैं, अगर आपने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया ना, तो आपका अपहरण करके इंटरव्यू किया जाएगा। तो उनकी धर्मपत्नी साथ आई थी, उन्होंने कहा ऐसा है बेटे, अभी ना पंजाब यूनिवर्सिटी में इनको व्याख्यान देने जाना है, वो समय हो रहा है,
तुम ऐसा करो वहीं आ जाओ, जब बीच में चाय का ब्रेक होगा, अब आगे ना अंग्रेजी शब्द आ गया, जब बीच में मध्यांतर होगा तो मैं इनके पास किसी को निकट नहीं लगने दूंगी, तुम अपना उतनी देर में इंटरव्यू कर लेना। मैं वहां चला गया और उनका वो व्याख्यान भी सुना जो वादा उन्होंने सुनाया, उसके भी नोट्स ले लिए और उनसे उसी तरह उन्होंने वादा निभाया, किसी को निकट नहीं आने दिया, किसी पत्रकार को नहीं, भाई ये कमलेश पहले इंटरव्यू कर। वो इंटरव्यू करके जब मैंने लगा लिया तो मैंने उनको कटिंग भेजी, भीष्म जी का खत आया कि मैं बड़ा हैरान था कि जिस माहौल में इंटरव्यू हुआ था उसमें तो मतलब ही नहीं था कि कोई अच्छा इंटरव्यू होता है, लेकिन तुमने तो इतना कमाल का लिखा है कि मैं इसको अपनी जो इंटरव्यू की किताब आ रही मेरे ऊपर सारे संकलन इकट्ठे हो रहे हैं उसमें ये शामिल कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एक सम्मान था, मेरे काम का सम्मान था। और वो आया भी, मुझे आकाशवाणी से फोन आया, वहां किताब आई थी हिसार से, विनोद मेहता जी थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि आपका इंटरव्यू इसमें देखा मैंने, आप आ जाओ। तो वहां से मैं फोटोस्टेट कॉपी लेके आया। तो आप जिस बात की कहते हैं तैयारी, है ना, आप देखो आपने कितनी अच्छी तैयारी की, आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आपने कितना होमवर्क किया। तो जिसके बारे में हमने इंटरव्यू करना, नई पीढ़ी को पहले होमवर्क करना पड़ता है। आज तो और भी आसान हो गया होमवर्क, गूगल पे चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बिल्कुल कोरे तो ना जाइए आपके सामने, जिसके सामने जाना, मिला को जानता ही नहीं, उसने पेपर वेल लिखा है, उसने कितनी कहानियां, कुछ तो मुझे पता होना चाहिए, तब मैं उससे बात कर सकता हूँ। भीष्म साहनी की कहानियों का पता तभी बात कर सकता हूँ। तो होमवर्क बहुत जरूरी। लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि नया लेखक मेरे जैसा जब नरेंद्र कोहली का इंटरव्यू करेगा, भीष्म साहनी का इंटरव्यू करेगा, गुरशरण सिंह का इंटरव्यू करेगा, बटरोही का इंटरव्यू करेगा, अभी मैं नैनीताल 2 साल पहले करके आया था, तो उसको अपने आप को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, उनके अनुभवों को ले लेगा और मैं भी थोड़ा थोड़ा समृद्ध हो जाऊंगा। तो समृद्ध होने के लिए मैं इंटरव्यू करता हूँ। आपका इंटरव्यू किया, मैं कितना समृद्ध हुआ, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। तो लोग ऐसे भी जी सकते हैं, प्रकृति की गोद में भी जाना चाहते हैं। मैंने अब तक मेरा ख्याल इतने इंटरव्यू कर दिए, मुझे भी याद नहीं, कोई मुझे कहता है उसका कर दो, फिर मुझे याद आता अरे उसका तो मैं कर चुका हूँ। कितने बॉम्बे में एक्टर्स बैठे हैं, इसी तरह ऑनलाइन फोन करके उनकी इंटरव्यू किए, एक एक टीम के मेरे से इंटरव्यू करवाए गए। यशपाल शर्मा हमारे हिसार के एक्टर, बहुत प्यार करते हैं मुझे। उन्होंने अभी फिल्म बनाई दादा लखनी, उसके कम से कम 15 एक्टर्स के इंटरव्यू मेरे से कराया कि इस बहाने मेरी फिल्म का प्रचार। तो वो भी करते हैं, कोई बात नहीं। कलाकारों से भी जुड़ा हूँ, थिएटर वालों से जुड़ा हूँ, है ना, पेंटिंग वालों से जुड़ा हूँ, मतलब कोई नहीं छोड़ा। तो मुझे वो भी देखने का बहुत शौक है। जब मैं चंडीगढ़ में आया था ट्रेनिंग में, तो 6 महीने मेरी ट्रेनिंग थी, 9 से 3 मेरी ड्यूटी थी, 3 के बाद मैं खाली होता था। तो मैंने शहर की जो कला दीर्घाएं थी, जो कला की प्रदर्शनियां लगती थी, उनमें जाता था और बिना कहे जो मुझे समझ आता मैं लिख के दूसरे दिन दे देता। वो छपती थी, कलाकार हैरान थे, आया कौन था, क्योंकि मुझे जानते ही नहीं थे। तो उनको बहुत पसंद आता था। एक बार आप हैरान हो गए, प्रयाग शुक्ल जी के दामाद आ गए, मैंने लिख दिया, मुझे क्या पता कौन है वो, सिद्धार्थ नाम है, अब तो मैं जानता हूँ। तो जब मैंने लिख दिया, छप गया, तो मैं निरुपमा दत्त से पता किया ये कौन है जिसने लिखा। हमारी दैनिक में काम करता, आ जाओ मिला देती। वो आए, तब उन्होंने बताया मैं प्रयाग शुक्ल जी का दामाद। मैं कोई बात नहीं, किसी के हूँ, मैं तो देखने जाता हूँ, अपना समय अच्छा बिताता हूँ, कलाकारों के बीच बिताता हूँ, लेकिन किसी को बताता नहीं कि मैं लिखूंगा। जो मुझे आपकी पेंटिंग देखकर लगा, मैंने लिख दिया। तो ये है काम पत्रकार का, बिना कोई वो लिए क्रेडिट कि मैंने कर दिया। मैंने वाली भावना बहुत है पत्रकारों में, क्योंकि मैं प्राध्यापन से आया, तो मैंने मैं वाली भावना पीछे रखी कि मैं का क्या काम करना है, कर लिया। तो ये जो इंटरव्यूज हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको और परिपक्व कर जाते हैं, ये मेरा कहना। बहुत सुंदर, चलिए आप आगे बढ़ मजा सकते आया हैं, सुनते हुए जी। है ना? और फिलहाल कार्यक्रम के समापन का समय है, लेकिन मैं आपसे 1-2 प्रश्न करने के बाद ही हम लोग आपको छोड़ेंगे। हीरा सिंह जी का बहुत स्वागत है, दलवीर तोमर जी, अवधेश यादव जी और अताउर रहमान जी भी कार्यक्रम से इस दौरान जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सर, आपके बहुत सारे साहित्यिक मित्र हैं, लेखक पत्रकार मित्र हैं। आप अक्सर देखती हूँ मैं, कल कर जितना लिया आपको नहीं। पिछले कुछ समय में जाना है, कि हाँ आप जी, सबको साथ
साथ लेके चलते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो कौन कौन से मित्र हैं साहित्य में आपके, और किसका लिखा हुआ आपको पसंद आता है? मित्रताएं बहुत हैं और कोशिश रहती है कि मित्रता निभाता रहूं। उधर से कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी ओर से पीछे ना हटूं, नए नए लोगों को भी ढूंढता हूं। जैसे मैं जिक्र किया नरेंद्र कोहली जी का, इंद्र मोहन जी का, प्रेम जन्मे जी हैं, मुकेश शर्मा है, बहुत युवा है, मेरे से छोटा है, गुड़गांव में है, अशोक भाटिया है, कितने लोग हैं, कितनी सूची दूंगा, सारे नाराज होंगे मेरा नाम नहीं लिया, मेरा मतलब कोशिश ये होती है कि आप जुड़े रहिए। सारे हम एक दूसरे से किताबों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को किताबें भेजते हैं, उनको पढ़ते हैं। पंजाब में मेरे कितने मित्र हैं, तस्लीम युवराज है, जवाहर धीर आजाद है, सिमर सरोज है, गीता डोगरा है। चंडीगढ़ में कितने मित्र हैं, वीरेंद्र मेहंदी दत्ता जी इतने अब वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन वो मुझे हमेशा ही कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो मीर अरोड़ा बैठे हैं, पंचकूला, जगमोहन चोपड़ा बैठे, कितने लोग हैं जिनके बीच में चला। राकेश वस्त जी चले गए, जिन्होंने मुझे चुनौती दी थी जब हमारे नवाशहर आए, रात के समय हम सैर करने निकले, चुनौती दी कि जब आप सारिका में नहीं छपे, जब आप धर्मयुग में नहीं छपे, जब आप हिंदुस्तान में नहीं छपे, कैसे कथाकार हो। मैंने आकर रमेश बत्रा को बताया, यार हमें तो ये ऐसे कह गए। कहते बिल्कुल ठीक कहा, और इनको छपकर दिखाओ ना, आप दिखाओ इनको छपकर। तो मैंने एक साल में इतनी मेहनत कहानियां लिखी कि मैं सारिका में भी आ गया, कहानी में भी आ गया, धर्मयुग में भी आ गया, हिंदुस्तान में भी आ गया। फिर मुझे राकेश वस्ती मिले, कहते यार बुलाता क्यों नहीं। मैं आप क्या बुलाऊं, मैं भी स्टार हो गया। मजाक में कहा कि देख लो, सारिका में आ गया, धर्मयुग में आ गया, सब जगह आ गया, आप बताओ, आपकी चुनौती मुझे मंजूर है। कहते इसलिए तो मैंने चुनौती दी थी ताकि तुम लिखो। लिखने के लिए चुनौतियां बहुत जरूरी है, लिखने के लिए कहीं ना कहीं से आपको चुनौती आती रहे। धर्मयुग में छपना सचमुच चुनौती थी, और मैंने एक साल तक धर्मयुग की हर कहानी पढ़ी कि कैसी कहानियां छापी जाती है, कौन सी कहानियों का चयन होता है। जब मेरी कहानी गई तो वहां से ओम प्रकाश जी थे उस समय, उनका खत आया कि ये कहानी तो मतलब इतनी शानदार है, हमें आज तक रिझा रही है, आप इस जैसी कोई दूसरी कहानी लिखकर दिखा दो। ये हाल था। वो हर 3 महीने बाद मुझे खत डालते थे, रवि भारती जी उनसे खत लिखवाते। तो एक कहानी भी मैं कम लिखना, जैसे वो आपका काम कर देती है। वो कहानी थी नीले घोड़े वाले सवारों के नाम। वो लोक कथा से निकली, लोकगीत से निकली थी, पंजाब का लोकगीत है। लोकगीत में गुनगुनाया करता था, उड़दा वे जानी कामा, उड़दा वे जानी मेरे पेकड़े, एक ना दसी मेरी मां रानी नूं, रोएगी अड़िया भरी तनिजना नूं छोड़ के, एक ना दसी मेरी भैन रानी नूं, रोएगी अड़िया गुड्डी पटोलिया ने छोड़ के, एक ना दसी मेरे बाहुल राजे नूं, रोएगा अड़िया भरी कचहरी नूं छोड़ के, दसी वे दसी कामा मेरे वीर राजे नूं, आवेगा नीला घोड़ा पीड़ के। तो नीले घोड़े पीड़ कर वो मैंने निकाला कि जो भाई हैं वही बहन के सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। और वह कहानी इतनी चर्चित हुई, पंजाबी में एक बार छप चुकी है, मेरे हर संग्रह में होती है, कि उसका मैसेज दहेज के प्रति बहुत क्लियर है। मैं भी खुद संतुष्ट हुआ कि मैंने कोई ऐसी चीज लिखी कि जो इतनी जगह अनुवाद हो गई, इतनी जगह पहुंच रही है, हर संग्रह में देने की कोशिश करती है। तो ये होता है कि आप हर जगह से रचनाएं लेते हैं, लगातार कोशिश कीजिए, अच्छी रचना पढ़िए, अच्छी जितनी पढ़ते जाएंगे उतनी आपके अंदर अपने आप चुनौती पैदा होगी कि मैं ऐसी क्यों नहीं लिख सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता। जी, बहुत बढ़िया। और आज का आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि तमाम लोगों को, संपादकों के, मित्रों के, साहित्यिक गलियारों से पत्र वगैरह मिलते रहते हैं। आपको कभी कोई ऐसा पत्र मिला जिसका जिक्र आप खास तौर से यहाँ करना चाहेंगे? कभी कोई शाबाशी इस तरह की मिली जिससे गदगद हो गए हों? और तो उसके बारे में आप बताएं। मुझे डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन जी का पत्र मिला था जब मेरी कहानी धर्मयुग में छपी थी, नीले घोड़े वाले सवारों के नाम। वो मानते थे कि मैं उनके शिष्य जैसा हूँ। शिष्य कभी वो तो पैसे देकर जैसे उनको कोर्स कराते वैसे नहीं था, पर मेरा संपर्क रहा। उन्होंने इतना गदगद होकर खत लिखा कि ऐसी कहानी सचमुच बड़ी विरल है,
और मैं ये चाहता हूँ, उनकी पत्रिका आज भी निकलती है, पहले तारिका थी, अब शुभ तारिका नाम हो गया, कि आप शुभ तारिका के लिए इसकी रचना प्रक्रिया लिख के दो, कैसे ये कहानी उपजी, कैसे ये कहानी आपके मन में आई और इसकी रचना प्रक्रिया क्या है। तब मैंने इनको लिखकर भेजा था कि पहला ड्राफ्ट जो मैंने बनाया सचमुच, उसका नाम रखा था अमन चैन। खुद मेरे अंदर आलोचक पैदा हुआ, मेरी डायरी पे आज भी वो ड्राफ्ट पड़े हैं, मुझे ही नहीं पसंद आया। मैं नहीं, धर्म में छपना है ना, ये नहीं जाएगी। फिर मैंने दूसरा ड्राफ्ट बनाया, वो भी मैंने लिखा उसमें, वो भी मेरे पसंद खुद ही नहीं आया, भी नहीं छप सकते। फिर तीसरे ड्राफ्ट से पहले मैं अपने गांव में, आपको बताया 25 साल तक साइकिल पर जाता रहा, बाद में मोटरसाइकिल ले लिया। तो मैं जाता था, तो मैंने गड़बड़ कर दिया ना, मार दिया उसने। जी सर। वही बिजली हर दिन कट गया गया। तो कमलेश जी के यहाँ थोड़ी सी शायद नेटवर्क की समस्या हो गई है, या कोई और फोन में तकनीकी समस्या हो गई है, उनकी आवाज स्क्रीन पर नहीं आ रही है। और लगभग इंटरव्यू समाप्त हो चुका था, साक्षात्कार में लगभग तमाम बातों पर उनसे बात हो चुकी थी, और इस दौरान कमलेश जी ने जो रोचक प्रसंग संवाद के दौरान सुनाए, उन्होंने साक्षात्कार को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। कमलेश भारती जी का भी हार्दिक आभार, तहे दिल से उनको मैं अभिवादन करती हूँ कि वो नमस्ते भारत के मंच पर जुड़े और उन्होंने अपना व्यस्त समय यहाँ दिया। फिर मिलते हैं, नमस्कार, सायोनारा।